जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। ऑनलाइन के यूजर्स को आवाज, स्क्रीन, कैमरा तीनों चीजें क्लियर है? लो, कैमरा ऑन ही नहीं किया, क्लियर कैसे होगा? ठीक होगा, बहुत ही साइड पे होगा मेरे साथ। डन, सारी चीजें क्लियर। कल हमने एक मजे का चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने कहा था टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन। डिसरप्शन का क्या मतलब था भला? कोई तहरीक, कोई तब्दीली, कोई उसके अंदर कोई मसलो मसाइल जैसे डिस्टर्बेंस होती है, इस तरह से डिसरप्शन जो है वो एक ऐसी चेंज होती है, ऐसी उलझन होती है, ऐसी चीज होती है जो कि अच्छाई की तरफ जा रही होती है। जरूरी नहीं है ये नेगेटिव सेंस में भी यूज किया जा सकता है, लेकिन इस वक्त हम टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन में बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ने कैसे डिस्टर्ब कर दिया, और डिस्टर्ब करने के बाद बिजनेसेस के ऊपर इम्पैक्ट क्या हुआ। मेजॉरिटी बिजनेसेस अच्छाई की तरफ गए, लेकिन जो टेक्नोलॉजी को साथ में मीट नहीं कर सका वो वहीं का वहीं रह गया। तो इसमें हम लोगों ने डिस्कशन ये करनी है कि टेक्नोलॉजी क्या है, इंटरनेट और ये बाकी सारी चीजें क्या हैं, और बिजनेसेस पे इसका क्या इम्पैक्ट है। तो हमारी किताब में कई सेक्टर्स पे उन्होंने इम्पैक्ट बताया है। आप लोगों ने कुछ इंग्लिश पढ़नी थी, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज ऑफ डिजिटल एज, आपने ये लाइंस पढ़ी कि आज के दौर में चीजें बड़ी डिफरेंट हो गई हैं। इंसान हमेशा डिसरप्शन को पहले रेजिस्ट करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसे समझ आता है कि ये तो बड़ी अच्छी चीज है तो उसको अडॉप्ट करता चला जाता है। ये जो 5 लाइंस है, इनमें कौन सी लाइन है जो परेशान कर रही है? जी, पहली, ह्यूमन माइंड नॉर्मली रियलाइज लीनियर एंड नॉट एक्सपोनेंशियल पॉसिबिलिटीज। लीनियर क्या पॉसिबिलिटी होती है कि आपको सामने सामने नजर आ, अच्छा ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। कंप्यूटर एक्सपोनेंशियल उसमें काम कर रहा है, उसकी पावर की, उसकी पावर की, वो पावर की, वो पावर की, वो पावर क्या बनेगी। यानी अगर एक बंदे से कहें 2 times 2, वो कहेगा 4, 4 sin 4 16। लेकिन आप सिर्फ 4-5 सेट आगे जाएंगे तो वो परेशान होना शुरू हो जाएगा। बट कंप्यूटर तो पागल ही नहीं होता। कंप्यूटर जो है उसको, उसने पीछे एल्गोरिदम पे काम करना होता है, तो आप उसको मल्टीपल कैलकुलेशन, मुश्किल से मुश्किल चीजें बता दें, वो करता चला जाएगा। तो एक वक्त में, एक ही सेकंड में 15,000 सेल्स इंसान नहीं जनरेट कर सकता, कंप्यूटर कर सकता है। तो कंप्यूटर एक्सपोनेंशियल तरीके से काम करेगा, जिसमें पावर्स की पावर, यूं समझे कि कंप्यूटर मल्टीपल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सकता है कम टाइम में, और इंसान का माइंड जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड होता है, वो सामने सामने की चीजों पे काम करता है। तो इंसान ने अपने आप को तेज करने के बजाय ऐसी मशीन बना ली जो ज्यादा तेज काम करती है। सियाना निकला ना जी, आप कुछ कह रहे थे? वो 3 चीजें से क्लियर हो गई जी। इन सारी लाइंस में कौन सी लाइन है जो प्रॉब्लम कर रही थी? चौथी लाइन, IT is combining with improvements in specific industry technology in almost every sector। तकरीबन हर सेक्टर में स्पेसिफिक इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी में IT इंप्रूवमेंट्स लेके आ रही है। IT उस रेलिवेंट टेक्नोलॉजी से जुड़ती है। देखें टेक्नोलॉजी क्या है, फॉर एग्जांपल ये AC, ये भी तो टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये IT तो नहीं है। IT तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा होता है। तो ये AC खड़े खड़े अगर हवा दे रहा है तो ये टेक्नोलॉजी जरूर है, ये मशीन जरूर है, लेकिन ये IT नहीं है। अब IT इस सेक्टर में क्या चेंज लेके आ सकता है? लोग अपने ऑफिस से निकलते हुए अपने मोबाइल से, अपने वाईफाई, अपने नेटवर्क को यूज करके अपनी ऐप से अपने घर का AC ऑन कर लेते हैं कि जब तक हम पहुंचेंगे तो हमारा AC कमरे को ठंडा कर चुका होगा। अब उन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजी के साथ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को जोड़ा, कम्युनिकेशन को जोड़ा, इंटरनेट को जोड़ा, और अब वही वाली जो सिंपल टेक्नोलॉजी थी IT उसके साथ जोड़ के उसमें नई जिद्दत ले आई। तो अब वो वाले AC जिसमें वाईफाई की ऑप्शन है, रेगुलर AC से 15,000 रुपए महंगे मिलेंगे। हालांकि चिप लगाई होगी 200 रुपए की, लेकिन कहने का मतलब ये है कि
ये हम बताना चाह रहे हैं कि हर सेक्टर की अपनी टेक्नोलॉजी थी, आपने उसके साथ जोड़ दिया आईटी को, तो आईटी जब उस रेलेवेंट सेक्टर की रेलेवेंट टेक्नोलॉजी से जुड़ी तो उसने तूफान मचा दिया। भाई हम डिवाइसेस यूज करते थे पहले भी, हम प्रोजेक्टर पे उसको रिले किया करते थे पहले भी, लेकिन ये कम्युनिकेट नहीं हो रहा होता था, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी क्लास में हेल्प कर रही होती थी, ये आईटी नहीं थी। आईटी कब बनी? जब इससे इंफॉर्मेशन को हमने कम्युनिकेट, तो इसका मतलब है कि जब भी आप इंफॉर्मेशन को रोकने के लिए, स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे तो ये बन जाएगा आईटी। तो हम कहना ही चाह रहे हैं कि आईटी टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो बड़ी जिद्दत ले आई। ठीक है, लेकिन ऐसे जी ऐसे ही है। जब ये इस वक्त चीजें महंगी हैं टेक्नोलॉजी की, लेकिन जब नई टेक्नोलॉजी आती है, पुरानी थोड़ी सी पुरानी हो जाती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम पैसों में अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि लोग ज्यादा नई चीज की तरफ जा रहे होते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जिनको टेक्नोलॉजी जैसी आई है फौरन से खरीदनी होती है, अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, लेकिन उनको फिर कॉस्ट पे करनी पड़ती है। कुछ पहले रुक के देखते हैं कि बाकियों के साथ क्या बनी, फिर रुक के देखते हैं कि जरा सस्ता मॉडल आ जाए, फिर रुक के देखते हैं कि चलो इस मोबाइल से अगला वाला मोबाइल आ जाए तो पिछला वाला मोबाइल मार्केट में सस्ते में अवेलेबल हो जाएगा। तो कुछ लेगर्ड्स होते हैं जो बाद में मार्केट में आते हैं और उसमें से बेनिफिट लेते हैं। तो हर किसी की अपनी अपनी एक अडॉप्टेबिलिटी होती है। देन आप लोगों ने इंटरनेट के बारे में पढ़ा, खुदा ना खास्ता इसने आपको परेशान तो नहीं किया? पक्की बात है, इंटरनेट में जितनी बातें लिखी हुई हैं उसमें कोई लाइन, कोई सेंटेंस जिसने आपको तंग किया हो? फिर दो सेक्टर हमने देखे थे, रिटेल एंड कॉमर्स। जी, रिटेल एंड कॉमर्स में ये बातें समझ आई जो लिखी हुई हैं यहाँ। इंटरेस्टिंग बात है कि आपने ये याद नहीं करनी, आपको बस जहन में होना चाहिए कि रिटेल का आईटी के साथ क्या ताल्लुक है। अगर पेपर में आ जाए तो आप खुद से लिखने की पोजीशन में हो। हाँ, अगेन मतलब मजे की बात है, ये इंटरेस्टिंग बातें हैं, और मतलब ये चैप्टर पढ़ते हुए अच्छा लग रहा होता है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आईके अपने जो टोटल नई स्कीम में कैफ लेवल पे जो वाहिद जिद्दत लेके आए हैं वो ये है कि ये एक चैप्टर ऐड कर दिया। इस चैप्टर ने वाकई ही आपको थोड़ा सा आपका दिमाग ओपन करने की कोशिश की है कि भाई हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी काम कर रही है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आप लोग भी टेक्नोलॉजी से मोहब्बत करें, आहिस्ता आहिस्ता आप लोग भी जो कंप्यूटर लिटरेसी है वो अपनी बढ़ाएं, लैपटॉप पे फिल्में देखने के अलावा कुछ और ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर किया जाए, अपनी टाइपिंग पे काम किया जाए, अपनी कंप्यूटर स्किल्स पे काम किया जाए, क्योंकि जिस तरह से आईटी हर सेक्टर में काम कर रही है तो ऑडिट और अकाउंट्स में भी कर रही है। असूलन इनको ऑडिट और अकाउंट्स के अंदर भी काफी ज्यादा चीजें बतानी चाहिए थी। इस वक्त ऑडिट फर्म में जिसको कंप्यूटर नहीं आता वो फारिग है। तो अगर आप लोग अभी तक कंप्यूटर से को बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं है तो आहिस्ता आहिस्ता उससे दोस्ती करें, अच्छी मशीन है, काफी काम आती है और कम टाइम में ज्यादा काम करके दे देती है और इंसान की अपनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाती है। कंप्यूटर जो है वो इंसानों का दुश्मन है, उनका जो उसको अडॉप्ट नहीं करते, और जो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं वो एक कंप्यूटर से मल्टीपल काम एक साथ कर रहे होते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं जी, एक बड़ा खतरनाक, जैसी टेक्नोलॉजी आती है ना इंसान डर जाता है। कैलकुलेटर आया, इंसान ने कहा गए, फारिग हो गए। मुंशी हुआ करते थे, वो लंबे लंबे लेजर होते थे, वो उसकी कैलकुलेशन करते थे, जबानी उसको जमा करते थे, तो सेठ उन पे डिपेंडेंट था कि जी मुंशी हिसाब किताब करेगा तो पता लगेगा। जैसे कैलकुलेटर आया सबसे पहले मुंशी ने उससे नफरत की, उसने कहा नहीं, कैलकुलेटर से दोस्ती कर ली तो मेरा क्या बनेगा, और अगर मेरे सेठ को पता लग गया कि कैलकुलेटर क्या तबाही चीज है तो मैं तो फारिग हूँ। तो हुआ ये कि कुछ मुंशियों ने बाइकआउट कर दिया, उन्होंने कहा हमने इस टेक्नोलॉजी को नहीं सीखना, और सेठ को बताया कि इस मशीन में एरर वगैरह के मार्जिन भी होते हैं, इंसान जो करता है वो परफेक्ट कैलकुलेशन होती है, क्योंकि ये मशीन तो बनाई हुई इंसान ने। कुछ लोगों ने दोस्ती नहीं की। अच्छा, कुछ लोगों ने इस तरह से दोस्ती कर ली कि उन्होंने सेठ के मल्टीपल काम कम टाइम में करने शुरू कर दिए। अगर वो एक मुंशी फॉर एग्जाम्पल 35,000 रुपए ले रहा था और सेठ के वो कुछ काम करके दे रहा था, तो कैलकुलेटर आने के बाद उसने कहा सर जी आप मुझे बताएं और आपका फलाना 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 बिजनेस, उसका भी हिसाब कर दूं। सेठ ने कहा मुंशी तो बड़ा वैरायटी वाला, ये तो 3 मुंशियों का काम अकेला कर सकता है। सेठ ने वो 2 मुंशी जो कैलकुलेटर से दोस्ती नहीं कर रहे थे उन्हें फारिग कर दिया, और वो मुंशी जिसने दोस्ती की थी उसके पगार बढ़ा के और उसको एक्स्ट्रा काम दे दिए। तो हुआ ये कि जितना टाइम पहले वो लगा रहा था उससे कम टाइम लगा के वो ज्यादा कामों को मैनेज कर रहा था और सेठ के लिए ज्यादा
एम्प्लॉयबल हो गया और सेठ ज्यादा डिपेंडेंट हो गया उस मुंशी पे, उस मुंशी को चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं। सेठ कंपनी है जिस ये वो मुंशी जो अकाउंट जो सीख लेता है ना, जो टेक्नोलॉजी को सीख लेता है, वो बड़ा मुमताज मुंशी बन जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का उर्दू तर्जुमा है मुमताज मुंशी। कंपनी का। जी फॉर्मर चेयरमैन ऑफ बीआरएस जी जी ने कहा था कि सीए अपने नीचे लेवल, जाहिर है असल में उनकी एज जितनी हो गई है ये ऐसा कहना बनता है, तो इसलिए कि वो आने वाली टेक्नोलॉजी से वो तो दोस्ती नहीं कर रहे। सीए 5-6 साल में, ठीक है, इन्होंने कहा जी फलाना साहब ने कहा था कि ये 5-6 साल में फारिग हो जाएगा, ये जुमला आए हुए भी 4 साल हो गए। आप सीए सर और ऊपर चला गए। असल में उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि शायद वो उसी तरह के मुंशी के तौर पे सोच रहे थे कि यार अब ये मैं नई मशीनों से क्या दोस्ती करूं, मेरा तो तजर्बा ही बड़ा है। तो जो अडॉप्ट नहीं करेगा टेक्नोलॉजी को वो फारिग हो जाएगा। मैंने 2005 में कंप्यूटर पे ऑडिट किया है, तो क्या ऑडिट फर्म्स खत्म हो गई? और मेरे से पहले भी लोग करते आ रहे होंगे। कैलकुलेटर आने के बाद क्या अकाउंटिंग की फील्ड खत्म हो गई? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आने के बाद क्या अकाउंटेंसी पढ़ना बंद कर दी लोगों ने? ये सॉफ्टवेयर आज के नहीं आए हुए, सन 2000 के आए हुए। और सर ज्यादा टेक्निकल चीजें हो बस पॉइंट ये है कि टेक्नोलॉजी आपकी जिंदगी आसान करती है और आप कम टाइम में ज्यादा कैपेबिलिटीज हासिल कर लेते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप इस टाइम पे बैठ के ये सोचते रहते हैं ना कि मेरी तो फील्ड तबाह हो गई, मैं तो बर्बाद हो गया। असूलन टेक्नोलॉजी आने के बाद जो फील्ड सबसे ज्यादा तबाह होनी चाहिए थी वो थी डॉक्टरी। गूगल पे लोग सर्च कर लेंगे जी मुझे ये इस तरह से खांसी छांसी है, वहां फौरन से सिम्टम्स ये वो आपको मुख्तलिफ रिजल्ट आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहां आप जाके सिलेक्ट करते रहते हैं कि अच्छा जी मेरे घुटने में पेन है, वो आगे से पूछते हैं ये 4 तरह में कौन सा वाला पेन, आप कहते हैं ये वाला पेन। अच्छा जी उसके साथ ये 4 अलामात में से कौन कौन सी अलामात है, आप उसको टिक करते हैं तो आप प्रॉपर डायग्नोस करके आपको बताते हैं कि ये बीमारी है, ये इसकी दवाई, और ये दवाई अगर ऑनलाइन मंगवानी है तो उसको आप इस पे क्लिक करें, यहाँ अपनी डिटेल्स डालें, आपके घर दवाई भी डिलीवर हो जाएगी। तो डॉक्टर तो फारिग हो जाते। तो कैसे जिंदा है डॉक्टर्स? अच्छा डॉक्टर्स में कुछ डॉक्टर्स के बारे में आपने सुना होगा, बड़े मशहूर डॉक्टर्स होते हैं, बड़े डॉक्टर्स होते हैं। ये सारे वो डॉक्टर होते हैं जो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे होते हैं, जो अपने ऑपरेशंस में कोई जदीद मशीन लेके आ रहे होते हैं, कोई कंप्यूटर के टूल को यूज कर रहे होते हैं, जदीद एक्सरे मशीन्स पे काम कर रहे होते हैं, जदीद एमआरआई की रिपोर्ट्स को पढ़ रहे होते हैं, इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। तो जिसने टेक्नोलॉजी से दोस्ती की वो अपनी फील्ड में ऊपर होता चला गया और जो लड़ता चला गया। तो टेक्नोलॉजी से इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान की मुलाजमत चली जाती है, उस इंसान की जिसने टेक्नोलॉजी से दोस्ती नहीं की। वरना देखिए टेक्नोलॉजी जिस वक्त आई 97 में कंप्यूटर्स का जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो आ चुका था, उससे पहले उसका दूसरा डॉस वाला वर्जन चला करता था। 97 में कंप्यूटर आने के बाद आप थोड़ा सा स्टैट्स देखेंगे 97 में कितनी जॉब्स होती थी दुनिया में और आज कितनी जॉब्स है। फिर ये देखिएगा कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, तो ऐसा नहीं है कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ी उतनी जॉब्स बढ़ी, जॉब्स मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ बढ़ी है। तो होता क्या है कि टेक्नोलॉजी आपको मल्टीपल एरिनाज में काम करने की ऑप्शन दे देती है। उससे क्या होता है आप ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, कम मेहनत करते हैं और ज्यादा अच्छे तरीके से आगे चलते हैं। तो अगर आपको ये सुनने में आ रहा है कि जी सीए की फील्ड खत्म हो रही है, फलाना हो रहा है, तो पहले डॉक्टर खत्म होंगे फिर इंजीनियर खत्म होंगे। हम तो वैसे ही बेजरूरत से लोग हैं, हमको बहुत ज्यादा कोई वो तो वैल्यू तो क्रिएट कर नहीं रहे होते समाज में, माशरे में। ठीक है, और फिर जो जो बिजनेस बंद हो रहे होंगे उनकी वाइंडिंग अप किसने करानी है? भाई ने कितना प्यारा पॉइंट बताया, हमने कहा वाइंडिंग अप भी तो फिर हमने करनी है ना। तो इसलिए इस तरह से परेशान होंगे तो हमेशा परेशान रहेंगे। आपने सिर्फ ये देखना है कि मैंने अपनी फील्ड में एक्सेल करना है, मैंने अपनी फील्ड में आगे बढ़ना है। पता लगे घर जाके एमएस एक्सेल शुरू कर दें, मतलब ये एक्सेल दूसरा वाला एक्सेल, एक्सेलेंस वाला। ठीक है, तो इससे नहीं डरना कि जी टेक्नोलॉजी हमें फारिग कर देगी। अभी तो मैंने आपको डराया ही नहीं है, अभी तो 2 सेक्टर का जिक्र हुआ था, परेशान हो गए। अभी तो आगे सेक्टर बाय सेक्टर खुलेंगे तो पता लगेगा। लेकिन टेक्नोलॉजी से दोस्ती इज द ओनली सोल्यूशन। चेंज विद द चेंज, अदरवाइज चेंज विल चेंज यू। या तो अपने आप को इतना सुपरलेटिव बना दें, इतना स्किलफुल बना दें कि टेक्नोलॉजी से आपको कोई लेना देना ना हो, या एम्प्लॉयर बन जाओ और अपने नीचे 3 बंदे रख लें जो टेक्नोलॉजी को जानते हो। फिर आपका बिजनेस बहुत ऊपर जाएगा और एक दिन चूंकि उन्हें टेक्नोलॉजी को पता होगा वो आपको उठा के साइड में फेंक देंगे। तो कुछ देर तो आप एंजॉय कर लेंगे। तो खैर इधर वापस आते हैं, रिटेल एंड ई कॉमर्स आपने पढ़ा, इसमें कोई परेशानी तो नहीं हुई? फिर आपने हमारा फेवरेट सेक्टर पढ़ा, एजुकेशन। रिटेल का दूसरा पॉइंट,
In Pakistan, trend of online shopping is visible with trips to mall only as entertainment. आपने आगे जुमला नहीं ब्रैकेट में देखा, only as entertainment, और शुगर एक दफा ये वर्ड लिखा है मैंने। कहने का मतलब ये है कि अब मॉल लोग तफरी के लिए जरा ज्यादा जाते हैं, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला होगा, रश होगा, इंसान नजर आ रहे होंगे, आइसक्रीम वाला खड़ा हुआ होगा। मॉल में सबसे ज्यादा रश होता है फूड कोर्ट में, क्योंकि लोग बस जाते हैं, थोड़ा सा घूमते फिरते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं, एक चीज देखी, ये चीज अच्छा जी, इसका वो ये स्टॉक इस साइज में अवेलेबल नहीं, नहीं जी वो आप हमारी वेबसाइट पे देख लें। तो होता ये है कि मॉल अब सिर्फ विजिटिंग प्लेस बन गए हैं, और वो जो शॉपिंग पहले जिस तरह से हुआ करती थी, अब वो शॉपिंग तकरीबन 10-20% पे आ गई है। अब लोग सिर्फ वहां जाते हैं, थोड़ा सा टाइम गुजारते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि अच्छा क्या क्या चल रहा है, किस ब्रांड में किस तरह से है, ऊपर जाके खाना खाना खाते हैं, मूवी देखते हैं, और उसके बाद चले जाते हैं, और घर जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं उस चीज का जो देख के आए थे, और वो घर डिलीवर हो जाती है। तो दुनिया बड़ी बदल गई है। ये अगर सोचें आपको ना, ये जो ये वाला खतरा लग रहा है ना कि सीए की फील्ड के साथ क्या होगा, ये इतना खतरनाक नहीं है जितना घर बैठे लोग ऑर्डर करके घर माल मंगवा लें और पैसे आपको देने पड़े। आपकी सोच है। पहले तो जब टाइम होता था, जब मॉल जा पाते थे, जब चीजें नजर आती थी, उस वक्त खरीदी जाती थी। अब घर बैठे बैठे मोबाइल पे खरीदारी हो रही है, अचानक से बिल सामने आ जाता है। तो भजन आप मतलब इस चीज से डरे हैं, आप लोग गलत चीज से डर रहे हैं कि सीए के साथ क्या होगा। आप सोचिए आपकी जेब के साथ क्या होगा। जी जनाब। जी, रिटेल स्पेस, वो जो रिटेल एक होता था ना, एक फिजिकल सेंस होती थी कि रिटेल के लिए आपको एक जगह चाहिए, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। जैसे कॉलेज के लिए आपको एक जगह चाहिए, ये कॉन्सेप्ट बड़ा जरूरी होता था। मल्टीपल ऐसे कॉलेज हैं जो बगैर जगह के चल रहे हैं, मोबाइल के अंदर चल रहे हैं। जी, रिटेल एंड ई कॉमर्स और एजुकेशन, इसमें जो आपने पढ़ा उसमें कंफ्यूजन बताएं, फिर हम थोड़ा सा आगे कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़े और एक दो और सेक्टर को देखें। अवाम इंटरेस्टेड है, अवाम आगे जाना चाहती है। चले थोड़ी सी और बातें करते हैं। इंटरनेट आपको समझ आया। ये ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ई बिजनेस का मतलब क्या होगा कि आपका बिजनेस यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म चल रहा है। इंटरनेट के बहुत ज्यादा तेज होने से, टेक्नोलॉजी के बहुत ज्यादा तेज होने से, आईटी के बहुत ज्यादा तेज होने से लोगों ने एक चीज कंसिडर की कि कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो ओवर इंटरनेट हो सकते हैं साली। जैसे मैंने कहा ना कि ऐसा कॉलेज भी हो सकता है जिसकी फिजिकल एसेंस ना हो, जो फिजिकली किसी जगह पे ना हो, लेकिन इंटरनेट पे आप जाएं तो एक वेबसाइट मौजूद हो, एक पेज मौजूद हो, एक ग्रुप मौजूद हो, और वहां पे आप जाएं तो आपको लगे कि बड़ा बिजनेस हो रहा है। बहुत सारे लोग इंटरमीडिएरीज के तौर पे काम कर रहे हैं, अपने फेसबुक के पेज बनाए हुए हैं, ग्रुप्स बनाए हुए हैं, लोग आते हैं मुख्तलिफ शॉपिंग के लिए, वहां उन्होंने सामान डिस्प्ले किया होता है, सामान और वेबसाइटों से उठा के डिस्प्ले किया होता है। आप वहां जाते हैं, आप ऑर्डर देते हैं, आपको ऑर्डर पकड़ के उस वेबसाइट को ऑर्डर करके और आपको डिलीवर कर देते हैं, तो आपको लगता है कि ये पेज वाले हैं, ये सेल कर रहे हैं और इन्हीं के पास। तो जिस तरह से फिजिकली दुकानें रजिस्टर होती थी, अब पेजेस रजिस्टर होना शुरू हो गया, अब बिजनेस रजिस्टर होना शुरू हो गया। अमेज़न पे आपकी दुकान रजिस्टर हो जाए, आप दराज पे जाके अपना बिजनेस रजिस्टर करा ले, होम शॉपिंग पे करा ले। तो अब इतने ज्यादा एवेन्यूज आ गए कि बिजनेस अब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की तरफ चले गए। बहुत सारे बिजनेसेस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विंग कर रहे हैं, दूसरे बिजनेसेस को चीजें बेच रहे हैं। फिर बड़े बड़े स्टोर जो हैं, इनके जो सप्लायर्स हैं, ये उनके साथ ऑनलाइन कनेक्टेड होते हैं। बड़ा मजे का काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो जिस जगह से सर्फ खरीदते हैं, उनके साथ उनका ऑनलाइन कनेक्शन होता है, वेबसाइट पे ही इनके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन आ रही होती है कि हमारे पास सर्फ कितने रह गए हैं। फॉर एग्जांपल, इनके पास स्टॉक में 50 सर्फ रह गए, और इन्होंने जहन में ये रखा हुआ है कि जैसे ही हमारे नंबर ऑफ सर्फ के जो पैकेट हैं 20 से नीचे जाएंगे, हम अपने सप्लायर से कह देंगे कि हमें 100 और सर्फ दे दो। पहले इंसान ये काम करते थे, बार बार जाके स्टॉक गिनते थे, देखते थे उस लिमिट से नीचे तो नहीं है, और नीचे होता था तो ऑर्डर कर देते थे। अब ये काम भी कंप्यूटर कर देता है। आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बैकएंड पे देखता है कि आपके पास इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है, और आपने उसमें फार्मूला लगाया होता है कि जैसे ही इस लेवल से नीचे जाए, फौरन से एक ईमेल जनरेट हो जाए फलाना सप्लायर को। तो आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास सर्फ पड़ा हुआ है, आप बेच रहे हैं, अचानक से माल आ जाता है, पता लगता है आपके कंप्यूटर ने खुद ही से ऑर्डर करके और 100 सर्फ मंगवा लिए, क्योंकि आपके कंप्यूटर को आपने बताया था कि जैसे ही हमारे पास फलाना सर्फ की क्वांटिटी 20 से नीचे जाए, तुमने ऑर्डर जनरेट कर देना। तो ये जो आपके कंप्यूटर ने किसी और के कंप्यूटर से राब्ता किया और उसने फिजिकली आपको माल भेजा, तो ये जो बैकएंड पे चल रहा है, ये ई बिजनेस ही तो है। ई बिजनेस का मतलब है कोई बिजनेस जिसकी फिजिकल सेंस ना हो,
ऑनलाइन काम कर रहा हो, यूजिंग टेक्नोलॉजी, यूजिंग आईटी। तो अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस एक्सचेंज बिटवीन बिजनेसेस हैव एमर्ज। इलेक्ट्रॉनिक जो बिजनेसेस हैं, बिजनेस के दरमियान जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं वो बढ़ गई हैं। ई बिजनेस ड्रामेटिकली ग्रो हुआ है और अब हर तरह के बिजनेस के लिए एक वे ऑफ लाइफ बन चुका है। सब अब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेसेस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि फिजिकल बिजनेस की तरफ जाएंगे, दुकान पे जाके खरीदारी करेंगे, वापस लेके आएंगे, इतना टाइम कौन बर्बाद करेगा। As technology becomes more affordable and easier, small and medium businesses have invested in e-business and technology. टेक्नोलॉजी सस्ती हो गई, आसान हो गई है, लोग ज्यादा शिफ्ट हो गए हैं, तो बिजनेसेस ने अब टेक्नोलॉजी पे खर्चा करना शुरू कर दिया। It gave the business a competitive edge over rivals. Rivals कौन होते हैं जी? कंपेटिटर्स। कंपेटिटर्स के ऊपर आपको एक एज आ जाता है टेक्नोलॉजी से, आप नई सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। तो सारे बिजनेस अब आज ज्यादा ओपन हैं कि वो अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करें और टेक्नोलॉजी बीच में लेके आए और अपने ऑनलाइन चैनल्स क्रिएट करें। इवन अपने कंपेटिटर खुद बन जाते हैं, इससे पहले कि कोई दुश्मन आपका कंपेटिटर बने। ये न्यूज चैनल है, ये चाहते थे कि लोग टीवी चलाएं, न्यूज देखें और उसके ऊपर एड्स वगैरह भी चलें। लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब देखना शुरू कर दिया, ऑनलाइन सर्फिंग शुरू कर दी। इन्हीं चैनल ने इससे पहले कि कोई और इनका कंपेटिटर आता, अपने ही ऑनलाइन विंग लॉन्च कर दिए। कोविड के बाद कॉलेजेस ने अपने ऑनलाइन विंग्स लॉन्च कर दिए। तो होता ये है कि आप टेक्नोलॉजी बजाय इसके कि आप उसको अपना दुश्मन माने, आप खुद अपना एक एक्स्ट्रा ऑनलाइन वर्जन ले आते हैं। वो अपनी जगह चलता रहता है, वो उन यूजर्स के लिए जो घर बैठ के वो करना चाह रहे हैं, सर्विस लेना चाह रहे हैं, और जो फिजिकली आ रहे हैं आप उनके लिए अपनी फिजिकल सेंस भी बरकरार रखते हैं। तो वो स्टोर जो खाली फिजिकल चल रहे हैं वो भी कामयाब नहीं है, वो स्टोर जो खाली ऑनलाइन चल रहे हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट एज मिलेगा वो उसे मिलेगा जो फिजिकल भी है और ऑनलाइन भी है। तो ये ई बिजनेस समझ आया, जनरल सा कॉन्सेप्ट है। ये चैप्टर मैंने आपको बताया था, ये रीड ओनली टाइप का है। एम कॉमर्स, ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक था, एम कॉमर्स मोबाइल कॉमर्स। जी एक क्वेश्चन। यानी कि अक्सर जैसे पहले तो होता था कि बैंक के थ्रू से ट्रांसफर हो सकती थी अमाउंट, अब यदि वो अक्सर ऐप से मतलब बाय कोई फॉरेन में यूके में तो वो पाउंड भेजेगा, ठीक है, कन्वर्ट हो तो अपनी कमीशन है, वो भी ई बिजनेस के अंदर कैटेगरी। जी बिल्कुल। अगेन अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रहा है, जस्ट वो मिडल मैन बन रहा है, तो वो ई बिजनेस है। अभी हम उस तरफ भी आएंगे, बैंकिंग के ऊपर हम इसके इम्पैक्ट देखेंगे। जी एम कॉमर्स बेसिकली मोबाइल के थ्रू बिजनेस रूट करने को कहते हैं। जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है कि आप टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, तो पुराने जमाने में कॉन्सेप्ट था, लोगों को कॉल्स की जाती थी, उनको कॉल्स पे बताया जाता था, उनको मैसेजेस पे बताया जाता था प्रोडक्ट के बारे में, लोग वो खरीदते थे। पुराने जमाने में फोन सिर्फ दो काम करता था, मैसेज और कॉल्स। आज के दौर में मोबाइल कंप्यूटर है पूरा, तो अब ई कॉमर्स काफी हद तक एम कॉमर्स होती जा रही है, क्योंकि इस वक्त वो कंप्यूटर जो सबके लिए एक्सेसिबल है, जब वो घर से बाहर हैं, बड़े कम लोग हैं जो हर वक्त कंप्यूटर पे सिटिंग पॉइंट पे हैं। ऑन द गो जितने भी लोग हैं उनके पास जेब में एक मोबाइल, और मोबाइल के अंदर कंप्यूटर, और कंप्यूटर के अंदर फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है, कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ एप्स हो सकती हैं। तो कहने का मतलब है कि मोबाइल जदीद होने से, स्मार्टफोन बनने से, मोबाइल में कंप्यूटर आ जाने से चीजें बड़ी चेंज हुई हैं, और बहुत सारे बिजनेस अब मोबाइल ड्रिवन हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मोबाइल से ही यहाँ कॉलेज का कोर्स परचेज करते हैं, वहीं से ही उसकी फी वगैरह पे करते हैं, उसी पे एविडेंस देते हैं, और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि उसी पे क्लासें भी अटेंड कर रहे होते हैं, छोटी सी स्क्रीन पे वो क्लास अटेंड कर रहे होते हैं। अच्छा कई टूल्स भी आ जाते हैं, आप उसके आगे खास स्क्रीन रखो, बड़ी हो जाती है, नहीं तो वो जो क्या कहते हैं वीआर बॉक्स जो आता है, मोबाइल उसके अंदर रखा, वो अपने आंखों पे लगाया, तो टीचर को आप बड़ी डिजिटल स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो खैर टीचर को आप कहाँ देख रहे होते हैं, आप तो बस सिर्फ टिक लगा रहे होते हैं कि हाँ जी हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया। टीचर तो करीब 1.5 पे चल रहा होता है, 2 पे चल रहा होता है। अल्लाह, मैं भी 2 पे चल जाता हूँ, मेरा तो 1.5 पे, मैं तो पहले तेज बोलता हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे 2 पे चलाते हैं आप लोग, तो लेक्चर तो फौरन खत्म हो जाता होगा, तो आप फौरन से फिर बाहर निकल जाते होंगे, घूमने फिरने, पार्क में सैर करने निकल जाते होंगे कि लेक्चर खत्म हो गया। ये भी सर बातें कर रहे हो ना, बातें कौन सी जरूरी होती है, तो थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। तो जब सर स्क्रीन दिखाएंगे, उसकी जो अंग्रेजी दिखाएंगे, बस उस टाइम पे रोक लेंगे। ठीक हो गया, छा गए आप। तो एम कॉमर्स के ऊपर अगर आप बात करें तो ये मोबाइल से रिलेटेड है, और फिर जब मोबाइल की जिक्र करते हैं तो वहां पे सोशल मीडिया का जिक्र तो बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि मोबाइल यूजर्स का जो मेजॉरिटी टाइम है वो जिस जगह गुजरता है वो सोशल मीडिया। दुनिया बदल गई, हम सब फिजिकली यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन वर्चुअली एक हवा में कोई चीज चल रही है।
वो एक अलग वर्चुअल दुनिया है। हम वहां जाएंगे तो हम खुश भी नजर आएंगे, हम वहां जाएंगे तो वहां हम हल्ला गुल्ला भी कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया वर्ल्ड कप से आउट हो जाता है, तो यहाँ हम भंगड़ा नहीं डाल रहे होंगे, हम उस वर्चुअल दुनिया में जाके भंगड़े डाल रहे होंगे, उधर शुगल मोगल कर रहे होंगे, और असल दुनिया में ऐसी उसी तरह से उदास बैठे हुए होंगे। उस दुनिया में जाके हम लोगों को बताएंगे कि जी वी आर वेरी एक्साइटेड। उस दुनिया में हम बताएंगे कि जी मैंने 5 पेपर दिए थे और बहुत अच्छे तरीके से तैयार किए थे और मैंने आग लगा दी थी। और इस वाली दुनिया में बैठ के हम उस दुनिया में मैसेज लिख रहे होंगे, पढ़ थोड़ी रहे होंगे। तो पॉइंट ये है कि दुनिया सारी की सारी ना वर्चुअल पे चली गई है। वो बच्चे जिनको पर्सनैलिटी इश्यूज भी हैं, वो वीडियो गेम में अपने अवतार पे, अपने कैरेक्टर पे काम करते हैं, उस कैरेक्टर को बड़ा मजबूत सा, बड़ा लंबा चौड़ा सा कैरेक्टर बना के, बड़ा खूबसूरत सा कैरेक्टर बना के और गेम में आगे चलते हैं, लोगों से दोस्ती करते हैं, आगे गेम को खेलते हैं, विलन्स को मारते हैं और खुशी महसूस करते हैं कि यस हम जो है ना कुछ कर सकते हैं। तो उसे बंद करते हैं, असल दुनिया में आते हैं, अम्मा से चपेड़े खाते हैं, टेस्ट में फेल हो चुके होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली सारी की सारी कॉम को वर्चुअल दुनिया पसंद आनी शुरू हो गई। जब बिजनेसेस ने इस चीज को समझा कि लोगों को वर्चुअल दुनिया पसंद है और वो मैक्सिमम टाइम वर्चुअल दुनिया में गुजारते हैं, तो उन्होंने कहा हम पागल हैं कि हम इस फिजिकल दुनिया में सर्व करें। इस फिजिकल दुनिया में प्रॉब्लम है कि आपको क्वालिटी भी अच्छी देनी पड़ती है, फीलिंग भी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, खर्चा भी बहुत करेंगे, बिजली पे भी पैसा लगेगा, जनरेटर भी पैसा लगेगा, एसी भी देना पड़ेगा। व्हाई नॉट कि हम एक खूबसूरत सा फेसबुक पेज सजा दें, व्हाई नॉट कि एक ऐसी वेबसाइट हो जिसमें लोग आए तो उसमें हर तरह के फीचर जबरदस्त तरीके से आ रहे हो और वो इतने कम खर्चे में हो जाएगी, उधर ठंडक भी देने की जरूरत नहीं, तो ना वहाँ एसी चलाने की जरूरत है, ना उधर बिजली लगाने की जरूरत है, ना उधर हमें बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए। और ये सारे पागल हैं तो उसी दुनिया में। पागल से मुराद वो सारे कंज्यूमर बशमूल, मतलब हम सब के सब। मैं भी अगर फेसबुक पे टाइम गुजार रहा हूँ तो मैं भी अपनी असल दुनिया को छोड़ के एक वर्चुअल दुनिया में आ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी तो बिजनेस हूँ, मुझे भी तो देखना है कि मेरे यूजर कहाँ गए। मैं क्लास में जितनी मर्जी ज्ञान की बात कर दूं बेकार है, वहां पे एक छोटी सी वीडियो डाल दूं जनाब, वो 4000 व्यू हो जाते हैं दस्ती। इधर बात करूं तो वो जैसे उन्होंने कहा था स्किप कर देते हैं, आपकी बातें जो ना वो आगे चली जाती हैं। तो असल जो फिजिकल दुनिया है ना वो डिफरेंट है, ऑनलाइन दुनिया डिफरेंट है। लोगों को आदत है एक और दुनिया में जाके अपनी आइडेंटिटी छुपा के डिफरेंट तरीके से जीने की। तो बिजनेसेस उसी दुनिया में उनसे मुलाकात करें, उसी दुनिया में अपने आप को दिल फरेब बना के उनको पेश करें, उसी दुनिया में लोगों से जिस वक्त वो कंप्यूटर पे बैठे हैं, मोबाइल पे बैठे हैं, जल्दी जल्दी से बिजनेस ले लें। मतलब ऐसा होता है कि कई दफा वहां पे बैठे हैं और अचानक से एक ऐड आया और उस ऐड ने आपको इस तरह से वो किया कि, और अगर आपके पास फर्स्ट करे कार्ड मौजूद है और उन्होंने आपसे कहा ये प्रोडक्ट इतने सस्ते में, और ये अचानक से इतनी बड़े क्रॉस लगा के उन्होंने कह दिया लो जी आज 11/11 है तो ये 200 रुपए में आपको मिल जाएगी। आपने ना फौरन से टिक टिक किया और वो करके लेने के बाद सोचा मुझे इस चीज की जरूरत भी थी या नहीं। वीडियो देखी कि जी वो दराज को सेट करने का जो है ना वो ऐसे करके वो सेपरेटर आ रहा है, वो यूं करके 2 सेपरेटर ऐसे लगाएंगे, दराज के 4 हिस्से हो जाएंगे। फिर वो वीडियो में बड़ी खूबसूरत खूबसूरत सी चीजें उठा के 4 खानों में दराज के रखेंगे। यार क्या जबरदस्त चीज है। अपनी दराज खोल के देखेंगे उजड़ी पड़ी हुई होगी। आप वो ऑर्डर कर लेंगे क्योंकि वीडियो ने बड़ा दिलफरेब तरीके से पेश किया है। जब वो आएगा तो 2 महीने तक इतना टाइम ही नहीं होगा आपके पास कि आप अपनी दराज में उसको रखें और उसको 4 खानों में सेट करें। खुदा ना खास्ता अगर आपने सेट कर भी लिया तो हफ्ते बाद वो दराज में उन चीजों रखने की वजह से और ज्यादा जो है वो दराज भारी हो चुकी होगी और कुछ अरसे बाद वो चीजें साइड पे फेंक देंगे आप, और बाद में सोचेंगे ये हुआ क्या। एक फाइनल में फिनोमेना पढ़ते हैं अनसॉर्ट गुड्स। अनसॉर्ट गुड्स ये वो गुड्स हैं जिनकी जरूरत ही नहीं है और जो आपने सॉर्ट नहीं किए थे, जो आपको चाहिए भी नहीं थे, ये आपको इसलिए मिल गए क्योंकि आप किसी की मार्केटिंग कैंपेन से खामखा इमोशनल होके जज्बाती हो गए और आपने वो चीज परचेज कर ली। बहुत सारी चीजें, मतलब इतनी सारी चीजें जो इतनी जरूरी नहीं है, लेकिन क्यों आप जिस दुनिया में है उस दुनिया में आपको दिल फरेब करके बनाई जाएगी। तो आज के दौर में मैं आपको बताऊं, छोटी सी 1 मिनट की बिजनेस की वीडियो क्रिएट करने के लोग 5-5 लाख रुपए ले लेते हैं। छोटी सी बिल्कुल ऐसी वीडियो जिसमें वो नहीं है, सेलिब्रिटीज नहीं है, कोई करेक्टर्स नहीं है, सिर्फ एनिमेशन है, लेकिन वो वीडियो ऐसी है कि जो उसे देखे वो एक दफा रुक के यार ये प्रोडक्ट ये होनी चाहिए मेरे पास, क्योंकि कंज्यूमर तो वहां है। शुक्र है कि आप सब लोगों के पास, ज्यादातर के पास अपने कार्ड्स मौजूद नहीं होते, कार्ड वालदेन के पास होते हैं, नहीं तो आप डेली लुट रहे हो। आपके पास एक ही ऑप्शन होती है, सेशन के स्टार्ट में हाथ में पैसे होते हैं, वालदेन कहते हैं बेटा कॉलेज में एडमिशन ले लो। आप वहां आके उस वक्त जज्बाती होकर कॉलेज से कहते हैं मैं 5 पेपर उठाऊंगा, वो कहते हैं आप बेशक 6 उठा ले। आप कहते हैं मैं 5 उठाऊंगा, पढ़ लूंगा, होने गल्ला है। हमसे तो 7-7 पेपर पढ़ के गए हैं लोग, आप 5 की बात कर रहे हैं।
हाँ, अगर पूरे पैसे पहली किस्त में जमा कराएंगे तो यकीनन आपका पेपर पास हो जाएगा। तो अगेन ये जो आपके दिल में अचानक से हौक जागती है रिजल्ट के आसपास, पिछले पेपर देने के बाद मैं गलतियां रिपीट नहीं करूंगा, वो हाई टाइम होता है बाइंग का। आपकी जेब में पैसे मचल रहे होते हैं, तो कॉलेज उस टाइम पे आपको थोड़ा सा भी दिलफरेब तरीके से अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखाए तो वो आपसे बड़े आराम से पैसे खींच सकते हैं। तभी तो पेपर्स की गिरीबल्लियां नॉर्मल शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उस वक्त आपका दिमाग जो है पेपर में फंसा हुआ होगा, तो आप सही और गलत की तमीज थोड़ी कर सकेंगे। आप कहेंगे ओए क्लासें सीटें ना खत्म हो जाएं, जल्दी से मैं जो है ना वो बस अर्ली एनरोलमेंट पकड़ लूं। खत्म होती हैं आज के दौर में सीटें? नहीं होती, कागजों पे खत्म होती हैं, सिर्फ कागजों पे खत्म होती हैं। असल में अब सीटें खुल गई हैं, अब सीटों में बहुत गुंजाइश आ गई। अब जितनी सीटें उससे डबल एडमिशन कर भी लें तो भी वो कमरा कभी भी फुल ऑक्यूपाइड नहीं होगा। शुरू के 1-2 दिन प्रॉब्लम होगा, आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को समझ आ जाएगी कि हम बिला वजह फिजिकली आए हुए, हमें तो ऑनलाइन जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैं बात कर रहा हूँ उसका हमारे टॉपिक से बड़ा ताल्लुक है कि अब चूंकि लोग सोशल नेटवर्क्स पे हैं, तो बिजनेसेस फेसबुक पे ऐड चलाएंगे, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाएंगे, व्हाट्सएप पे अपनी मार्केटिंग मैसेज करेंगे, इंस्टाग्राम पे काम करेंगे, स्नैपचैट पे काम करेंगे, और पता नहीं कौन कौन सा आप लोग तो बहुत सारे यूज करते होंगे, ट्विटर। सर किसी चीज के बारे में सोचते हैं, किसी से बात में, उस चीज का भी एडफोन सामने आ रहा है। हाँ नहीं, असल में सोचने से नहीं, बोलने से, कम से कम बोला हो या लिखा हो कहीं से ना, तो ये डिवाइसेस बड़ी जालिम है। जब इंटरनेट से कनेक्ट हो गई तो बस फिर आपका डाटा आपसे ले ही जाएगी। आपको बताते भी हैं, वो जो 11 सफे का टर्म्स एंड कंडीशन वाला डॉक्यूमेंट होता है उसमें लिखा हुआ होता है ये सब कुछ। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो जब आप फ्रीक्वेंटली सर्च करते हैं तो यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोल सर्च कर लेता कि यही भाई, यही तो करना है बिजनेस ने। बिजनेस ने आपकी प्रेफरेंस समझना है और फिर आपको उस तरह की चीज ज्यादा दिखानी शुरू कर देनी है जिस तरह की चीज आप लेने के बारे में सोच रहे हैं। अक्सर यूट्यूब पर भी जिस तरह की एफिलिएट मूवीज देखते हैं, गाने सुन रहे हैं, तो ज्यादातर गानों की लिस्ट ही आ रही होती है। ऐसे ही ये बात समझ आई। एक स्टेप आगे चलते हैं, ये ब्लॉग्स और व्लॉग्स। ब्लॉग आपके लिए ऐसा अजीब सा वर्ड है, लेकिन व्लॉग आपके जमाने का वर्ड है जी। ब्लॉग बेसिकली एक पुराने जमाने में यूं समझे न्यूज का एक अल्टरनेट होता था। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को न्यूज़पेपर से ब्लॉग्स की तरफ लेके आया गया। मुख्तलिफ लोग ब्लॉग्स लिखते थे, उसमें बड़ा अच्छा कंटेंट होता था, बड़ा एक अच्छा टॉपिक उठाते थे, उसके ऊपर एक रिसर्च करते थे, उसके ऊपर सारी चीजें एक जगह इकट्ठी करते थे। आप एक दफा वो ब्लॉग पढ़ते थे तो आपको समझ आ जाता था कि उस रेलेवेंट इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। आर्टिकल, यस, मतलब यूं समझे इलेक्ट्रॉनिक वेब बेस्ड आर्टिकल जो है ना वो ब्लॉग है, कि इंटरनेट के ऊपर आप एक आर्टिकल पढ़ते जा रहे हैं। फिर क्या हुआ, दुनिया हो गई सुस्त, पढ़ना भी उन्हें तकलीफ देना शुरू हो गया। वो कहते थे ये जो इतनी लंबी बात है जिसको पढ़ने में मुझे 15 मिनट लगे, अगर मुझे कोई 2 मिनट की वीडियो में बता दे तो क्या ही बात है। फायदा उठाया कुछ जज्बाती नौजवानों ने, वो ब्लॉग पढ़ते थे और व्लॉग बनाते थे, किसी और की हुई रिसर्च पढ़ते थे, उसमें से कुछ चीजें उठाते थे और उसको वीडियो में मीनिंगफुल खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करते थे, और 2 मिनट के अंदर अंदर वो सारी 15 मिनट वाली बात बता दिया करते थे। इवन दुख की बात है कि बहुत सारी किताबों की वीडियोस मौजूद है कि किताब में क्या लिखा है। आप अक्सर लोगों से सुनते हैं जी फलाना वाली किताब, हो यार क्या कमाल बात कर दी फलाना किताब। अब आपका भी दिल करता है कि मैं भी जरा मौजूद लगने की कोशिश करूंगा, मैंने भी वो किताब पढ़ी हुई है। तो आप यूट्यूब पे जाके किताब को सर्च करते हैं तो पता ही लगता है उस किताब के ऊपर 8-10 मिनट की किसी ने एक वीडियो बनाई होती है, जिसमें उस किताब में क्या स्टोरी चल रही थी, क्या प्लॉट था, क्या डिस्कशन थी। आप वो वीडियो सुनते हैं, आपको तो इतना ही माल चाहिए था ना, आपको वो थोड़ी उसमें से नॉलेज थोड़ी चाहिए था, आपको तो उतना मसाला चाहिए था जो आप कहीं बैठे तो आप सबके सामने पेश कर सके। तो व्लॉग अचानक से कामयाब होना शुरू हो गए, और हमारी किताब को इतना दुख है इस बात पे कि वो ये कहते हैं कि व्लॉग के लिए, मतलब इनका एक जुमला देख के ना नजर आता है कि लिखने वाले ने बड़े तकलीफ से लिखा है। आखिरी जुमला है, ऑल दैट नीडेड इज एक्सेस टू डिजिटल कैमरा एंड हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस। उन्होंने कहा व्लॉग बनाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इंटरनेट चाहिए और कैमरा चाहिए। यानी कि नॉलेज होना, दिमाग होना, समझदारी होना, रिसर्च होना, तहकीक होना, फैक्ट्स पे बात करना, ये तो कचरा हो गया ना। बस जिसके पास एक कैमरा है और उसका इंटरनेट चलता है वो व्लॉग बना सकता है। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि अब जब आप जाके कोई चीज सर्च करना चाहते हैं तो आपको उस पर वीडियोस इतनी मिल जाती हैं कि 25 वीडियोस को सॉर्ट करने के बाद आपको पता लगेगा कि इनमें से कौन सी वीडियो में असल में काम की इंफॉर्मेशन है।
तो उससे बेहतर है कि आप ब्लॉग पढ़ने की आदत डालें। ब्लॉग में एक ही दफा सर्च करेंगे, आपको हमेशा रेलेवेंट आर्टिकल मिलेगा। जिसने इतना लंबा चौड़ा लिखना होता था ना, वो रिसर्च के बाद लिखता था। ऐसे ही है, मतलब ये सारी चीजें कि इंसान शॉर्टकट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब बहैसियत कौम, बहैसियत इंसान हम जवाल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बिजनेस को तो अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। भाई हम आहिस्ता आहिस्ता हल्की क्वालिटी की चीज पसंद करना शुरू हो गए हैं, जिसका एड बड़ा अच्छा दिखाया गया हो, तो वो प्रोडक्ट पे कम खर्चा करते हैं और एड पे ज्यादा खर्चा करते हैं। ठीक है, 20 रुपए की आइसक्रीम बेचने के लिए 1 करोड़ का एड बना देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये 20 रुपए वाली आइसक्रीम 2 रुपए की बनती है हमारी, इसमें है ही कुछ नहीं। लेकिन 1 करोड़ का एड बना के हम इसको लाखों लोगों को हजारों दफा बेच देंगे। तो पॉइंट ये है कि बिजनेसेस उस दुनिया को समझ चुके हैं, और जो व्लॉग्स हैं उसके थ्रू क्या होता है, कई दफा आपको इन्फॉर्मेटिव मटेरियल मिलता है, और आहिस्ता आहिस्ता जब आप यूज्ड टू हो जाते हैं, तो वही व्लॉगर्स जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट के कंटेंट भी डालना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको ट्रैवलिंग का शौक है, तो अचानक से आप कहेंगे यार इस बंदे के व्लॉग बड़े अच्छे होते हैं, कभी कश्मीर पहुंचा हुआ है, कभी कहीं पहुंचा हुआ है, कभी कहीं पहुंचा हुआ है, बड़ी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है। आप उसके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उसकी वीडियोस को लाइक करते हैं, उसकी वीडियोस की रीच बढ़ती है, पता लगता है अगली किसी वीडियो में एक साइड पे एक ऐड भी फिर रहा होता है। ठीक है, वीडियो के अंदर तो ऐड चल ही रहे होते हैं, वो तो है ही है। उसके अलावा वो अपनी वीडियो स्पॉन्सर करवा देता है किसी ब्रांड से, तो वो फिर आपसे कहेगा कि जी फलाना इलाका जाने के लिए जो है उस इलाके जब आप जाएं तो आपके पास पानी की एक भरी हुई बोतल होनी चाहिए, और ये वाले ब्रांड की जो पानी की ये वाली बोतल है, ये सिर्फ 1100 रुपए में जो है वो बेहतरीन तरीके से आपको डिहाइड्रेटेड नहीं होने देती। आप सुन के परेशान हो जाते हैं। रेस्टोरेंट्स वगैरह, ठीक है, तो लोग उन्हें पैसे भी देते हैं, उनको फ्री खाने भी खिलाते हैं। तो पहले उन्होंने क्या करना होता है, अपनी रीच बनानी होती है। जब रीच बन जाती है तो फिर वो असल खुल के सामने आ जाता है। फिर वो इंसान जो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता था, अब आपको जो है वो ब्रांड्स के बारे में भी बता रहा होता है, और आपको नहीं पता लगता, गैर महसूस तरीके से ब्रांडिंग हो रही होती है। तो ब्लॉग और व्लॉग का फर्क समझ आया। ब्लॉग एक रिटन आर्टिकल जिसमें छोटी बहुत वीडियो भी हो सकती है, तस्वीर भी हो सकती है, बट व्लॉग इज 100% वीडियो बेस्ड आर्टिकल, जो कि अनफॉर्चुनेटली जरूरी नहीं कि इंफॉर्मेटिव भी हो। ऐसे ही है जी। यहाँ से कोई कुछ कह रहे थे जी, कॉपीराइट क्लेम्स वगैरह, अब अगेन डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ पे नशर कर रहे हैं, और उनकी अपनी कॉपीराइट की पॉलिसी किस तरह की है। और जो असल बिजनेसेस हैं उनको, भाई व्लॉग अगर बनाया और उसने एक इन्फॉर्मेशन उठाई, तो जिस बंदे से इन्फॉर्मेशन उठाई उसने भी कहीं से इन्फॉर्मेशन उठाई थी, उसने सोर्स लिख दिए थे, शरीफ आदमी था, ये सोर्स भी नहीं लिखता। और इसके ऊपर अभी इतना ज्यादा कानून साजी भी नहीं है। क्यों नहीं करते कानून साजी इसके ऊपर, कि डिजिटल मीडिया के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट, रिलायबल और सही होनी चाहिए। कौन करेगा कानून साजी? वो जो अपनी सियासत भी डिजिटल तरीके से गलत पेश करते हैं, जो अपने सियासी मकासद में भी गलत आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं वीडियोस में या टेक्स्ट में या ग्राफिक्स में, वो उसके ऊपर कानून साजी करके खुद थोड़ी फंसेंगे। तो दुनिया में गलत रविश चल पड़ी है। दुख की बात यह है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हम तनज़ुली की तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप बिजनेस पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बिजनेस ऊपर जा रहा है। इंसान की इस गिरावट की वजह से बिजनेस ने अपने फायदे ढूंढने शुरू कर दिए। अब बिजनेस जो है वो इंसान को पहले सुस्त होने देता है, फिर उसी इंसान को दवाइयां बेचता है, फिर उसी इंसान को जो है वो अपनी उन सुस्त प्रोडक्ट का इतना यूज टू बना देता है कि वो घर बैठे बैठे जी नेटफ्लिक्स भी ले लो, अमेजोन प्राइम भी ले लो, बस टीवी पे बैठ के जो है वो मूवीज देखते रहो, लैपटॉप पे आओ, इतना इंटरनेट ले लो, इतना ऐसे कर लो वैसे कर लो। लोग आहिस्ता आहिस्ता सुस्त होते जा रहे हैं। गेम खत्म हो गई है। मजे की बात है कि असल एजुकेशन वाले भी कौन थे? बिजनेसमैन। उन्होंने भी क्या बेचा? बिजनेस। एक बच्चे को नर्सरी से लेके आगे तक 17-18 साल पढ़ाते रहे, और उसकी एजुकेशन पे 60-70 लाख रुपए लग गया, और बाद में उसको 25,000 की नौकरी नहीं मिल रही, क्योंकि उसको तो सिर्फ बाबू बनना सिखाया है, टाई पहनना सिखाया है, बाकी उसको और किताबें दिखाई हैं, और उसके बाद क्या, टीचर से दोस्ती कर लो। यूनिवर्सिटियों में क्या होता है, टीचर से दोस्ती कर लो, असाइनमेंट्स टाइम पे जमा करा दो, थोड़े बहुत इस तरह से कोई आम शाम की पेटी शेटी भी कभी कभी गिफ्ट कर दो टीचर को, नंबर भी थोड़े से बेहतर हो जाएंगे। तो टीचर भी उतना नहीं बताते। मैं आपको बताऊं, हमारी फील्ड की बड़ी खूबसूरत बात यह है कि यहाँ टीचर आपको बहुत इंफॉर्मेशन देते हैं, इतनी कि आपको उसको फॉरवर्ड करना पड़ता है 2 पे 1.5 पे। तो कहने का मतलब है कि
हम सिलेक्टेड एजुकेशन की तरफ नहीं जाते कि 28 चैप्टर में से 6 चैप्टर्स कर लेंगे उसी में से पेपर आ जाएगा। तो यहाँ एक बड़ा एज मिलता है आपको कि आप ज्यादा इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करते हैं। चेहरों पे मायूसी दौड़ गई है जुमला सुन के। सेक्टर की तरफ आते हैं, बैंकिंग सेक्टर। बताइए जी, बैंकिंग सेक्टर। जी आज तो हमने 1:10 तक जाना है ना, 1:05 तक जाना है। मैंने तो 5 मिनट का मार्जिन रखा हुआ था ना उनका कि वो निकले। आप लोग वाकई सोच रहे थे कि हम कम पढ़ेंगे? नहीं, चलें, ये एक जनरेशन गैप है, ये एक एक्सपेक्टेशन गैप है, ठीक है। टीचर्स क्या सोचते हैं और बच्चे क्या सोचते हैं? आपने चीज खरीदी और आपको पूरी नहीं खानी, और मैं चीज बेच रहा हूं और मैं पूरी खिला के भेजना चाहता हूँ। 700 रुपए का बर्गर खरीदे और आधा खा के वापस जाने के चक्कर में मैं कह रहा हूँ यार खुदा का खौफ करो, 700 रुपए खर्चे, बर्गर तो पूरा खाओ। चले, इसका मतलब है 1:10 तक ना जाए, हम 1:05 तक जाएं। 12:54 हो रहे हैं, 11 मिनट है, जल्दी से करें। चलें, 3 सेक्टर नहीं सिर्फ 2 सेक्टर्स पे बात करें, मसला ही हल होगा। एक अच्छा टेक्सटाइल सेक्टर पे बात करते हैं। किताब देखिए जरा। ऐसे है तो फिर ऐसे नहीं, आपने कौन सा रट्टे मार के आने भाई, ये वो 5 चैप्टर हैं, याद है वो जो हमने कहा था इनको दिल पे नहीं लेना। हाँ जुम्मा है ना, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम 1:30 बजे तक नहीं जाएंगे, हम 1:05, चलें 1:04 पे खत्म कर। बड़ा पैकेज निकाला है, यानी अब जुम्मा मुतासिर नहीं हो रहा। चलें जी, इसका मतलब है भाई ने गुफ्तगू के दौरान बताया कि देयर आर सम अदर ऑप्शंस जो कि जहां लेट जुम्मा शुरू होता है। इन्होंने कहा आप 1:20 तक चलें, कोई मसला नहीं। अच्छा चले, सेक्टर तो सुन लें। चले, मैं नहीं पढ़ा रहा ना, ये तो आपने बताना होता है। ये मैं ऐसे करके से गायब कर देता हूँ, ये ऐसे करके, ऐसे करके नहीं, मैं सोचा था खाली हेडिंग आ रही होगी। बैंकिंग सेक्टर, इधर से पढ़ के नहीं बताना, वैसे पढ़ भी लेंगे समझ कुछ नहीं आना। बैंकिंग सेक्टर को टेक्नोलॉजी ने कुछ किया उसके साथ, क्या कर दिया? मैं पिछले कोई 5 साल में मुश्किल से 4 या 5 दफा फिजिकली बैंक गया होगा, जबकि मैंने हर महीने कम से कम कोई 100+ ट्रांजैक्शंस की होंगी। उसमें से ना मतलब अपनी तरफ आने वाली कम होती हैं और जाने वाली ज्यादा होती हैं, एक्सपेंसेस और वो सैलरीज, एम्प्लॉइज, फलाना मैं अगर आपको मोबाइल निकाल के दिखाऊं ना तो नजर आ रहा होगा 200 रुपए रिसीव, 350 रिसीव। इतनी सस्ती सस्ती तो प्रोडक्ट होती है हमारी, पास पेपर की 200, 250 की तो किताबें हम बेच देते हैं। नहीं वाकई मतलब मैं जिस वक्त भी सुबह उठ के जो है वो मोबाइल को देख रहा होता हूँ तो उसके अंदर ना सामने कुछ मैसेजेस आए हुए होते हैं, यू हैव रिसीव्ड, मैं फौरन से क्लिक करता हूँ, दिखा रहा था 200 रुपए, 320 रुपए। हमारी प्रोडक्ट भी इतनी सस्ती है, पास पेपर के सस्ते से किताबें, बल्कि मैं आज सुबह भी शेयर कर रहा था, इस दफा भी बड़े सस्ते में कुछ पास पेपर वगैरह। तो हम तो वो वाले कमर्शियल बिजनेस है ही नहीं, गरीब 200 300 बस दिन में कोई 250 ट्रांजेक्शन हो जाती होंगी, लेकिन बहरहाल वो फौरन से कैलकुलेटर चला रहे हैं, भाईजान ये 200 बच्चे से आया है, इस पे हमारा जो 198 रुपया खर्च हुआ वो भी माइनस करें। अच्छा जी, बैंकिंग सेक्टर, चीजें ऑटोमेट हो गई जी, 2 रुपए के हिसाब से। आपने 198 का 250 की चीज मैंने रखी। नहीं तो मैं तो 200 की बेची थी, आपने 250 की कैसे रख दी? ये भाई कमीशन ले रहे हैं, ई रैंक नंबर है जी। बैंकिंग सेक्टर, पहले बैंक का मतलब होता था बड़ी सी एक जगह, एक ऐसी जगह, बहुत पुराने जमाने में तो बैंक 4-5 कनाल पे फैले हुए होते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जमाना आया, बैंक छोटे होते चले गए, लेकिन
कुछ अरसे पहले तक, आज से 7-8 साल पहले तक, बैंक का मतलब होता था 10 मरले की कम से कम एक ब्रांच, जिसमें नीचे, ऊपर और उससे ऊपर तीनों जगह पे जो है बैंक का सेटअप हो, और ये कम से कम 10 मरला हो, 10 मरले से ऊपर हो तो क्या ही जबरदस्त बात है। आज के दौर में छोटी छोटी विंडोज से भी पूरा पूरा बैंक ऑपरेट कर रहा है। 2-2 मरले की जगह पे भी मैंने बैंक को देखा है, बिजनेस हब्स वगैरह में एक छोटा सा सेटअप किया हुआ है, क्योंकि बैंक को अब फिजिकली उतनी ज्यादा स्पेस ही नहीं चाहिए। बैंक के पास फिजिकल विजिटर, मतलब एक महीने में बैंक के पास हजारों बंदे तो बिल जमा कराने आ जाते थे। अब वो बिल जमा कराने वाले भी, बड़ा अर्सा हुआ कि किसी बैंक में लड़ाई होते नहीं देखा कि बिल वाले आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि पहले तो इतने बंदे होते थे एक दूसरे से लड़ते रहते थे। अब घर बैठे बैठे लोग अपनी ऐप से सारा काम कर लेते हैं। मतलब मैं अपनी मेजोरिटी ट्रांजैक्शन अपनी बैंकिंग की ऐप से करता हूँ, आज से नहीं कर रहा। 2006 में भी बैंकिंग का निजाम काफी बेहतर हुआ था, लेकिन उस वक्त इंटरनेट बहुत फास्ट नहीं होते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता फास्ट इंटरनेट ने बैंकिंग को बहुत बूम दे दिया। कोविड वाले टाइम पे सारे सेक्टर्स रो रहे थे कि हम तबाह हो रहे हैं, और बैंकिंग सेक्टर एबनॉर्मल प्रॉफिट्स में थे, बिलियंस में इनके प्रॉफिट जा रहे थे। इनको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज्यादा जरूरत नहीं थे। अब क्या किया इन्होंने, छोटी छोटी ब्रांचेस पे आ गए हैं। 4-4 ब्रांचेस जो करीब करीब के इलाके में होती थी, उनको मर्ज करके एक एक ब्रांच बना दिया है। लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि अपनी एप्स पे ले जाएं, अपनी ऑनलाइन बैंकिंग पे ले जाएं, अपनी वेबसाइट पे ले जाएं। तो बैंकिंग सेक्टर में जो ट्रांजेक्शन हैं वो अब इलेक्ट्रॉनिकली होना शुरू हो गए। आप एक पूरा कानून पढ़ के आ रहे हैं इसके ऊपर, अगर आपने बिजनेस लॉ नया वाला पढ़ा है, कि अब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के थ्रू जो है वो हम सारे लोगों को ऑटोमेट कर देते हैं। अब हर बंदे की जेब में चलता फिरता बैंक है। अब आपको डेली या अपनी हर ट्रांजैक्शन के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है। तो बैंक की स्पेस सेव हुई, टाइम सेव हुआ, मल्टीपल लोगों को एक वक्त में सर्व कर सकते हैं। अब अगर उनकी वेबसाइट पे एक वक्त में 1,00,000 लोग भी आके यूज कर रहे हो तो उनकी वेबसाइट डाउन नहीं होगी। उन्होंने सिस्टम पे काम किया, बैकअप्स बेहतर हो गए। फिर फिजिकल कैश के फ्लो के और बड़े मसले होते थे, सिक्योरिटी के। बैंक को हर वक्त अपने पास जो है वो 50-60 मिलियन का तो रेडी कैश एट एनी गिवन टाइम रखना पड़ता था, कि लोग कैश की ट्रांजैक्शंस के लिए आएंगे। अब वो कैश की ट्रांजैक्शंस बहुत ही कम हो गई। इवन बिजनेसेस जो है वो पैसा कलेक्ट करते थे। फॉर एग्जांपल कॉलेज है, कॉलेज डेली पैसा कलेक्ट करता था, उठा के बैंक में जमा कराता था। अब कॉलेज की वो जो डेली की कैश कलेक्शन है वो भी कम हो गई। और अगर कॉलेज वो डिवाइस साथ रख ले तो मजीद 30-40% और कम हो जाए, कि जो बच्चे पैसे देने आए हैं वो कार्ड स्वाइप करके और वहां से पेमेंट कर दें। तो बैंकिंग तो बहुत आगे चली गई, कोविड ने इसको बड़ा बूस्ट दिया। और उसके बाद बैंकिंग अब मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स आपको ऑनलाइन देना शुरू हो गई। तो अब बैंक को बड़ी जगह की जरूरत नहीं है, उनको अच्छी टेक्नोलॉजी की जरूरत है, बट इसके अपने मसले भी हैं। अगेन अब उनका वो स्टाफ जिसने अपने आप को टेक्नोलॉजी के लिए अपडेट नहीं किया, वो फारिग हो गया। और फिर इसके खतरे भी हैं। खतरे क्या है? एक अच्छा पावरफुल हैकर सिस्टम में एक दफा घुसे तो हजारों कस्टमर्स के अकाउंट को एक्सेस कर लेगा। अचानक से बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस में गड़बड़ हो जाएगी। तो ये ऑनलाइन सिस्टम के अंदर फिर जो है ना, सिक्योरिटी बहुत तगड़ी रखनी पड़ती है। चैप्टर 4 में हम पढ़े होंगे कि सिक्योरिटीज वगैरह के लिए हम क्या मेजर ले रहे होते हैं। सिक्योरिटी बड़ी टाइट रखनी पड़ेगी, चीजों पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। फिर भी आईटी इतनी स्टेबल चीज नहीं है जितनी फिजिकल दुनिया स्टेबल होती है। तो आईटी में बिजनेस अच्छा है, प्रॉफिट्स अच्छे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी उस तरह से नहीं है। बात समझ आई? छोटा सेक्टर कौन सा हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस पे तो हमने बात कर ली है। अच्छा चलिए, वैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मैंने बाय द वे बातें कर ली थी, नाम लिए बगैर। किताब दिखाए क्या क्या पढ़ना है, किताब के सफों के हिसाब से दिखा दो। जी पेज 35 पूरा। आप ध्यान कहाँ था आपका? पढ़ा गया टीचर, आपने ध्यान ही नहीं किया। ये भाई सोशल नेटवर्किंग, इतनी लंबी तकरीर मैंने एवं हवा में थोड़ी की थी। ठीक है, ब्लॉग्स और व्लॉग्स, एम कॉमर्स, ई बिजनेस, सारी बातें हुई हैं। 35 पेज पूरा। 38 में बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये एक दूसरे के आसपास है, ऊपर नीचे कर। थ्योरी है, चले और बता दूं। अच्छा आपने कहा ना थ्योरी है, जल्दी पढ़ लेंगे। अच्छा ठीक जी। ऐसे ही। हाँ अगेन असल में आईकेप क्योंकि मेनली बैंकिंग सेटअप नहीं है ना, तो उन्होंने इस चीज पे इतना इन्वेस्ट नहीं किया जितना एक बैंक ने इन्वेस्ट किया होगा। तो वेबसाइट बैंक की बंद नहीं हुई होती, आईकेप की बंद हुई होती जी। हाँ वो बेहतर होना चाहिए, इस पे तो मैं डिफेंड नहीं कर सकता।
जी ऑनलाइन यूजर को याद कराता चलूं कि कल भी क्लास है, फिजिकल वालों को तो पता ही है।